क्या बोला है? ड्रॉ अ प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एज अ फंक्शन ऑफ देयर सेपरेशन। तो एक प्लॉट बनाने के लिए बोल रहे हैं, showing the variation of potential energy of a pair of nucleons. Nucleons क्या होता है? तो nucleons न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को, nucleons are protons and neutrons, right? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। Protons and neutrons. ये किस चैप्टर का सवाल है? न्यूक्लियस। This is from nuclei, yes. तो हमको एक प्लॉट बनाना है यहाँ पर, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ देयर सेपरेशन, ओके, एंड मार्क द रीजन्स वेयर द न्यूक्लियर फोर्स की बात कर रहा है, ऐसे रीजन्स मार्क करने हैं उस ग्राफ के अंदर जहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव हो और जहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स रिपल्सिव हो। ओके, तो ये तो अच्छा सवाल आ गया इसमें। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का ए पार्ट। तो इसके अंदर बातें हो रही हैं कि हमको एक ग्राफ बनाना है, ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसकी? न्यूक्लियन की, न्यूक्लियॉन्स के पेयर की। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा एक पेयर की होती है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स वर्सेस सेपरेशन बिटवीन देम, versus separation between the nucleons. So we have to draw a graph of potential energy. Potential energy is U versus separation R. U versus R कर्व बनाना है हमको। अब न्यूक्लियॉन्स का जो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस R कर्व होता है, इसके अंदर और मार्क क्या करने के लिए बोल रहे हैं? वो रीजन्स मार्क करना है जहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स इज अट्रैक्टिव एंड द न्यूक्लियर फोर्स इज रिपल्सिव। ओके, तो लेट अस ड्रॉ द y axis and the x axis. So यहाँ पर let us take potential energy on the y-axis and separation on the x-axis. So this is how it is. And what do we have here? हमारे पास है पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। यार पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बारे में ना आपको पहले कुछ पॉइंट्स में याद रखता हूँ, उसके बाद हम इसको लिख पाएंगे। तो लेट अस रिकॉल द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। ये आप लोगों ने कभी सुना है न्यूक्लियर फोर्स? जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं जो न्यूक्लियस को बाइंड करे रहती है। एब्सोल्युटली। सो न्यूक्लियर फोर्स जो होती है, इनफैक्ट यू कैन मेक नोट्स फॉर योरसेल्फ, क्वेश्चन के बहाने हम चीज़ों को रिवाइज कर लेंगे। तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस, strong attractive force responsible for binding the protons and neutrons, or binding the protons and neutrons inside the nucleus. तो इसके अंदर ये वर्ड आ रहा है कि nuclear forces are attractive forces. So let us talk about the properties of nuclear forces. So what is the first property? They do not obey inverse square law. बहुत बढ़िया। कि जैसे हमारी होती है F इलेक्ट्रोस्टैटिक, F G ग्रेविटेशनल, हाँ, कि Q1 Q2 by R स्क्वायर। यस सर। तो हम देख पा रहे हैं कि जो फोर्स है वो R स्क्वायर से इनवर्सली वेरी कर रही है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं F ग्रेविटेशनल की, द फॉर्मूला इज कैपिटल G m1 m2 by R स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि फोर्स R स्क्वायर से इनवर्सली वेरी कर रही है, बट ऐसा यहाँ पे नहीं होता। एक्चुअली में बात ये है कि न्यूक्लियर फोर्स का कोई फॉर्मूला ही नहीं है हमारे पास, बट ये भी श्योर है कि ऐसा नहीं होता। यहाँ पर लिखेंगे कि दे डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, दे डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। न्यूक्लियर फोर्सेस की बात हो रही है, दे डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, दे डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। व्हाट इज द सेकंड प्रॉपर्टी? शॉर्ट रेंज फोर्सेस। बहुत बढ़िया, कि न्यूक्लियर फोर्स इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स, that is it acts
it acts only up to few FMs. Nuclear force is a short range force, that is, it acts only up to few FMs. What is FMs? Femtometers. FMs is femtometers. It ceases to exist. It ceases to operate. यानी कि ये ऑपरेट करना बंद कर देती है when the internucleon distance, अगर न्यूक्लियॉन्स के बीच का जो डिस्टेंस है अगर वो एक पर्टिकुलर वैल्यू के बियॉन्ड चला जाए तो न्यूक्लियर फोर्स बंद हो जाती है काम करना. न्यूक्लियर फोर्स इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स, दैट इज इट एक्ट्स ओनली अप टू फ्यू फेम्टोमीटर्स. दैट इज it ceases to operate when the internucleon distance is greater than 1.2 FM. Approximate value. What is the third property of nuclear force? Non-conservative forces. Very good. So nuclear force is non-conservative. बाकी लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आप लोगों को याद है तो. न्यूक्लियर फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव. याद नहीं है तो दैट इज अनदर मैटर. याद है तो फील फ्री टू टॉक. न्यूक्लियर फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव के बाद न्यूक्लियर फोर्स इज नॉन सेंट्रल. Yes. What else? Nuclear force is generally अरे वाह बहुत बढ़िया. न्यूक्लियर फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट, यानी कि कोई चार्ज का भेदभाव नहीं करती है. इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट. इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट. एंड व्हाट एल्स कि न्यूक्लियर फोर्स जो होती है वो अट्रैक्टिव होती है. वैसे तो न्यूक्लियर फोर्स इज जनरली अट्रैक्टिव, लेकिन डिस्टेंस कम हो जाएगा तो फिर repulsive. This is generally attractive. However, if the internucleon distance, अगर न्यूक्लियॉन्स के बीच का जो डिस्टेंस है, if the internucleon distance becomes less than 0.8 FM, nuclear force becomes strongly repulsive. Nuclear force becomes strongly repulsive. तो जिन लोगों ने ये सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं पहले उनका आई बिलीव रिकॉल हो गया होगा. एंड जिन्होंने नहीं पढ़ी हुई ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है तो इनको हम याद रखेंगे. तो इन शॉर्ट कीवर्ड्स क्या क्या है यहाँ पर? तो कीवर्ड्स यहाँ पर है कि डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, शॉर्ट रेंज फोर्स होती है, नॉन कंजर्वेटिव, नॉन सेंट्रल, चार्ज इंडिपेंडेंट, जनरली अट्रैक्टिव, बट अगर इंटरन्यूक्लियॉन डिस्टेंस 0.8 FM से कम हो गया तो ये भयंकर लेवल की हो जाती हैं रिपल्सिव. बिकम स्ट्रांगली रिपल्सिव, भूल जाती हैं कि अपना बिहेवियर बेसिकली. अब हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये बोल रहा है कि ग्राफ बनाओ पोटेंशियल एनर्जी और आर का, और उस ग्राफ के अंदर मार्क करके बताओ वो इलाके, वो रीजन्स जहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव हो, जहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स रिपल्सिव हो. तो अब हम इस सवाल को कर पाएंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट के बेसिस पर. जब आपको ध्यान रखना पड़ेगा डेटा, तभी ग्राफ बन पाएगा. दिस इज द पॉइंट विच विल हेल्प अस टू ड्रॉ दिस ग्राफ. सो बट ऑफ कोर्स अगर आपको ये पॉइंट पता है उसके बाद भी अगर आपने एनसीईआरटी नहीं देखी है कभी तो आप फिर आप ग्राफ बना नहीं पाओगे इसका. तो इसके अंदर जो गेम चेंजिंग पॉइंट दिख रहा है वो ये है. दिस इज अ गेम चेंजिंग पॉइंट. ठीक है ना, गेम चेंज कर रहा है. न्यूक्लियर फोर्स का बिहेवियर अट्रैक्टिव का रिपल्सिव कर देता है ये. सो दिस इज अ गेम चेंजिंग पॉइंट. तो यहाँ पे जो हमारा डिस्टेंस है यहाँ पे हम मार्क करेंगे 0.8 FM. इसे बोलते हैं हम आर नॉट. आर नॉट इज इक्वल टू 0.8 FM. FM मीन्स फेम्टोमीटर. FM. And this is also in FM. की बात हो रही है न्यूक्लियस के अंदर के डिस्टेंस की. अब जो ग्राफ बनेगा आपका, वो ग्राफ को बनाने के लिए वी शुड नो समथिंग अबाउट दिस थिंग. तो पहली बात तो यहाँ पे यही है कि गेम चेंजिंग जो डिस्टेंस है दैट इज 0.8 FM. So you can take a note here कि when R is equal to R naught, which is equal to 0.8 femtometer, अगर जो न्यूक्लियॉन्स के बीच का जो डिस्टेंस है अगर वो इतना होगा
तो इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम होती है. U min is achieved. Potential energy जो होती है, it is minimum when the distance is equal to 0.8 fm. If the distance is less than r naught, so in that case, कैसा behavior? Repulsive behavior. Repulsive. Distance is ये कि U is greater than U min, and force is repulsive या attractive? Repulsive. Repulsive. तो ये जो डेटा हम लिख रहे हैं, it will help us to trace the graph. And if the, so this is number 1, this is number 2, and this is number 3. If the distance is more than r naught, in that case u will of course be greater than u min, क्योंकि मिनिमम से ऊपर ही मिलेगा आपको हमेशा, but force will be attractive. Force is attractive. तो अगर डिस्टेंस जो है r naught से कम होगा तो force is repulsive, and if the distance is more than r naught, then the force is attractive. So यहाँ पर हम ग्राफ बनाते हैं. तो ग्राफ ऐसा कुछ आता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना है? मिनिमम. Yes sir. और वो नेगेटिव साइड में मार्क किया है मैंने, क्योंकि वो नेगेटिव होता है, स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है. और जैसे जैसे आपका डिस्टेंस इंक्रीज करेगा वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी इस तरीके से. और अगर डिस्टेंस r से कम होगा तो उस केस में आपकी पोटेंशियल एनर्जी राइज करेगी एंड फोर्स हो जाएगी रिपल्सिव. तो इस तरीके से बनाते हैं हम ग्राफ को, लाइक दिस एंड लाइक दिस. सो इस ग्राफ के अंदर व्हाट क्वांटिटी हैव वी टेकन ऑन द y एक्सिस? पोटेंशियल एनर्जी. Potential. Yes. पोटेंशियल एनर्जी किसकी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. Nucleon की. Pair of. एंड व्हाट इज r? r इज द इंटरन्यूक्लियॉन डिस्टेंस. r is the internucleon distance. Nucleon distance. Internucleon means the distance between two nucleons. It is the internucleon distance. और जैसे हमने r की यूनिट मार्क करी है यहाँ पे, what is the unit of r? Femtometer. Femtometer. Femtometer मतलब 10 की पावर -15 मीटर. जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि माइक्रोमीटर, सॉरी मिलीमीटर. What is millimeter? 10 की पावर -3 meters. -3 meters. Yes. What is micrometer? 10 की पावर -6 meters. 6 meters. What is nanometer? 10 की पावर -9 meters. What is picometer? 10 की पावर -12. 10 की पावर -12. हम देख पा रहे हैं कि 3 की टेबल चल रही है. 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 4 15. Yes sir. Femtometer. तो FM is 10 की पावर -15 meters. So बातें यहाँ पे. सर. हाँ जी आशमी. सर ये FM फर्मी नहीं होता, 1 फर्मी. हाँ, इसको फर्मी भी बोल सकते हैं. I thought it is आशमी. F मतलब you can call it femto और फर्मी, दोनों ही चीजें एक्सेप्टेबल है. और हमको यहाँ पर मार्क करनी चाहिए U की यूनिट. तो U की यूनिट क्या होती है? U की यूनिट हम लेते हैं यहाँ पे मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. बड़ा M, छोटा ही बड़ा V. कैपिटल M, छोटा ही बड़ा V. What is capital M? Million. Million. So and what is million? Million is 6. हाँ, million is 10 की पावर 6. Absolutely. So this is 10 की पावर 6. So this is the graph. क्या ये ग्राफ एनसीईआरटी के अंदर होना चाहिए? होना तो चाहिए ऑफ कोर्स, अगर क्वेश्चन आया है एग्जाम में तो. अभी जाते हैं वापस एनसीईआरटी के अंदर दिखाएंगे. अभी इसके अंदर क्या चीज मार्क करनी है हमको? यू हैव टू मार्क द रीजंस वेयर द न्यूक्लियर फोर्सेस अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव. न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव कब होती है? जब r नॉट से बड़ा होता है. बिल्कुल. तो यानी कि हम यहाँ मार्क करेंगे कि लेट अस डू सम सेग्रीगेशन हियर लाइक दिस, कि ये वाला इलाका हमको दिख रहा है ना, ये वाला इलाका, this region represents attractive nuclear force, and this region to its left represents repulsive nuclear force. कुछ समझ में आ रहा है? Yes sir. So this is a good question actually. This is a good question. All right, तो ये हो गया हमारा. अब चलते हैं बी पार्ट पे. तो बी पार्ट क्या बोल रहा है? इन द न्यूक्लियर रिएक्शन, ये न्यूक्लियर रिएक्शन दे रखी है. व्हाट इज दिस N? दिस N इज न्यूट्रॉन.
N मतलब न्यूट्रॉन. What is this U? U is uranium. What is Xe? Xenon. Xenon. Yes, inert gas. What is Sr? That is strontium. Strontium. What is N? N is again neutron. Neutron. And what is this? This is a nuclear reaction. और हमें निकालना क्या है? Determine the values of A and B. हमें A और B निकालना है. तो बहुत ही आसान सवाल आ गया. So let's do this B part. Let us write down the nuclear reaction. So we have got neutron plus uranium is giving us, यानी कि हमने यूरेनियम पर बोम्बार्ड किया न्यूट्रॉन को. We are bombarding a neutron. We have bombarded a neutron on uranium. और ऐसा करने से ये था अनस्टेबल, इसका हो गया न्यूक्लियर फिजन. सो दिस इज अ न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन. एक बड़े अनस्टेबल न्यूक्लियस का टूट जाना उसे बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन. और क्या क्या पाया हमने? Xe और Sr और साथ में क्या? 2 न्यूट्रॉन्स पाए हमने. यूरेनियम का दे रखा है आपको 235 92. सो दिस इज 235 एंड दिस इज 92. जिनॉन का है A54. सो दिस इज A, this is 54. Strontium is 94B. This is 94. This is B. And क्या निकालना है? A और B. हमको निकालना है the value of A. और the value of. Who is this? neutron. This is a neutron, and we must know the representation of neutron in any nuclear reaction. Representation of 1-0. yes, representation of neutron in a nuclear reaction. ये जानबूझ के नहीं दिया इन्होंने because they expect us to know all of that. Representation of neutron. न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लेते हैं छोटा n, ऊपर 1 नीचे 0. ये आपको पता होना चाहिए तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे. सो आपको खुद से ही यहाँ पर 1 लगाना है ऊपर और नीचे 0 लगाना है. यहाँ पर भी आपको 1 लगाना है, यहाँ पे आपको 0 लगाना है. आपको A और B निकालना है. दिस इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. व्हाट वी हैव टू डू इज वी जस्ट हैव टू कंजर्व मास नंबर. कंजर्वेशन ऑफ क्या? Mass number. मास नंबर. सो इफ वी कंजर्व मास नंबर होता है ऊपर वाला डेटा. जो आपको दिखा ना ऊपर, ये दिस इज ऑल दीस आर मास नंबर्स. सो मास नंबर कंजर्व रहता है किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में. मास नंबर रिमेन्स कंजर्व्ड. सो यू कैन राइट 1 + 235 इज इक्वल टू क्या? A + 94 + 2. 2. Yes. 2 × 2 because there are 2 neutrons. So बताओ A कितना आ रहा है? A will be 236 minus 96, which is equal to 140. 140. Yes. इसके बाद हम करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक नंबर. जो नीचे वाला डेटा है दैट इज एटॉमिक नंबर. बाय द कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक नंबर, यानी कि किसी भी किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर 2 चीजें कंजर्व रहती हैं. क्या? मास नंबर एंड Mass number और atomic number. So write 0 + 92 is equal to 54 plus B plus 0. So B कितना आएगा? 92 minus 54 which is equal to 38. So this is the answer of this question. So इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने क्या क्या चीजें कंजर्व कर दी? मास नंबर एंड Mass number और atomic number. एटॉमिक नंबर. यस. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 17 में ये क्या है? ये कटा हुआ है आपके सिलेबस से. दिस इज लॉजिक गेट्स. इन्हें बोलते हैं लॉजिक गेट्स. ये कटा हुआ है. 17 का बी पार्ट है. एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ अ photodiode operates. This is from semiconductor chapter. This is from semiconductor. Yes. So let us look at, we have to explain the working of a photodiode, how it operates. So number 17. So I think we have talked enough about a photodiode now. So this is an easy one. So working of a photodiode. Working of a photodiode. So please make bullets, make points so that it is easy for the examiner to read. पहले लिखेंगे कि it is a special purpose. A
photodiode is a special purpose PN junction diode. It is a special purpose PN junction diode which converts light energy into electrical energy. It is a special purpose PN junction diode which converts light energy into electrical energy. It is fabricated with a transparent window. It is fabricated with a transparent window. Transparent window. जिससे कि light पहुंच पाए depletion region. Depletion layer में. Yes. It is fabricated with a transparent window to allow light energy to fall in and near the depletion region. लिखेंगे कि when the energy of incident light capital E is greater than or equal to energy band gap Eg of photodiode material when the energy of incident light is greater than or equal to energy band gap of photodiode material, comma, electron hole pairs are generated. Electron hole pairs are generated. Full stop. That is, E should be greater than or equal to Eg. This is the necessary condition for a photodiode to operate. Now we'll talk about the biasing. लिखेंगे कि it is operated in the reverse bias mode. याद है किसी को? It is always operated in the reverse bias mode. इसको हम हमेशा reverse bias mode में ही operate करते हैं. उसके बाद हम बोलेंगे कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बनते हैं तो जंक्शन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड due to the electric field at the junction, that is, and holes get separated. Yes, बिल्कुल. Due to the electric field at the junction, electrons and holes get separated. Electrons and holes get separated. लिखेंगे कि thus these electrons result in the increase of current. इसकी वजह से क्या होता है? करंट बढ़ जाता है. Increase of current. You can call it photocurrent. So ये जो है working है of a photodiode. You can draw a circuit diagram also just to indicate what is going on. So you can draw a circuit diagram. So in the circuit diagram, what we can show is that this is a photodiode. This is P and this is N, and it has been, or rather you can make the physical diagram instead of the circuit diagram. Sorry, you can draw the physical diagram. It is better to draw the physical diagram of photodiode. So when we say physical diagram, we don't use the circuit symbol. So this is a photodiode. This is the PN junction. This is the depletion layer. This is the P side and that is the N side. And we've got plus layer here, minus, and then we've got the acceptor atoms over here. So the acceptor atoms, and those are the donor atoms. These are the donor atoms. The donor atoms donate, so they become positive by donating the 5th electron for conduction.
and the acceptor ones becomes negative because they accept the electron from the neighboring covalent bond between silicon atoms. यहाँ से light आके गिर रही है इसके ऊपर. So this is the incident light. इसकी energy है capital E. And this is the transparent window that we're talking about. This is the transparent window. This is the transparent window. So basically हम लोग ना सिर्फ questions solve नहीं कर रहे, हम लोग उस topic के इर्द गिर्द की बातें भी कर रहे हैं जिससे कि आप लोगों का पूरा revision हो जाए basically. So we have to do the reverse biasing. Reverse biasing मतलब P से negative. Negative, N से positive. Yes. And here we can connect an ammeter or a micro ammeter rather, because it is reverse biasing, so the current is going to be very small. So this is a micro ammeter. Minus plus, and this is V external, and this is a micro ammeter. And what is the use of a photodiode? इसका use क्या होता है? Burglar alarm systems. Burglar alarm system. Very good. And there are और majority. काउंटर इन काउंटिंग डिवाइस में. बहुत बढ़िया. काउंटर का काम करता है ये. रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट्स पे, मेट्रो स्टेशन पे, करेंसी काउंटिंग मशीन्स में. तो ये हमारे मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे हम दिखा देंगे होल्स. ये सब याद है आप लोगों को कुछ भी? Yes sir. Thank God. So yeah, and there are minority electrons on the p side, so you can draw a couple of electrons over here, and you can draw few holes over the n side. So this is the physical diagram. This is also a circuit diagram, but हमने उसका physical diagram दिखाया यहाँ पर. Alright, and what else can we do? We can draw the IV characteristics of photodiode. ये सारी information बहुत ज़रूरी है, तो इस प्लीज़ ध्यान दो. आप लोगों के प्री बोर्ड एग्जाम्स भी आ गए हैं बिल्कुल पास में, तो इसमें से कुछ information उठा के आप लोग मार्क्स ले सकते हो. IV characteristics of photodiode. So क्योंकि ये reverse biasing वाला situation है, so we will draw the graph in the third quadrant. So this is the third quadrant. This is the reverse bias voltage VR, and this is the current I in microamperes. This is in volts, and the graphs look like this and like this, and you can draw 3-4 branches like this. ये हमने 3-4 branches क्यों दिखाई है? क्योंकि हमने यहाँ पर intensity को बदला है. I1, I3, I4. Yes. ये जो I1, I2, I3, I4 है, these are not currents. करंट के लिए सिंबल छोटा I यूज किया गया और इंटेंसिटी के लिए बड़ा I यूज किया गया. सो I4 is greater than I3, greater than I2, greater than I1. These are the intensities. किसकी इंटेंसिटी है? इंसिडेंट लाइट की. इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट. एंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू शो हियर इज कि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती है वैसे वैसे करंट भी बढ़ता है. आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि इसके करस्पॉन्डिंग करंट ये है, इसके करस्पॉन्डिंग करंट ये है, इसके करस्पॉन्डिंग करंट ये है, एंड इसके करस्पॉन्डिंग करंट ये है. तो हम देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती है वैसे वैसे करंट की वैल्यू इंक्रीज करती है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. वेरी नाइस. मैग्नीट्यूड ऑफ करंट और इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट. बहुत बढ़िया. यू कैन राइट हियर एक्सपेरिमेंटली. ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है बोर्ड में. एक्सपेरिमेंटली हम देखा गया कि जो मैग्नीट्यूड है हमारे फोटो करंट का, मैग्नीट्यूड ऑफ फोटो करंट, it is directly proportional to the intensity of incident light, and this is similar to our observation in the photoelectric effect also. A photodiode resembles a photoelectric effect setup. Intensity of incident light. So this is the post-mortem of a photodiode. Now we can proceed forward. Question number 18. क्या बोल रहा है? ड्रॉ लेबल्ड सर्किट डायग्राम ऑफ एन NPN ट्रांजिस्टर. ये तो कर चुका है सिलेबस है. ट्रांजिस्टर इज नॉट इन सिलेबस. ग्रेट फॉर अस. नंबर 19. विद द हेल्प ऑफ अ रे डायग्राम शो हाउ अ कॉनकेव मिरर इज नॉट इन सिलेबस. कर चुका है. यूज द अबव रे डायग्राम टू इन द मिरर फॉर्मूला. कर चुका है. सो क्वेश्चन नंबर 20. क्या बोल रहा है? स्टेट बाइट्स अबाउट. ये तो बहुत ही हल्का सवाल आ गया. एंड एक्सप्रेस इट इन द वेक्टर फॉर्म. क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं. To write about Biot-Savart's law. BIOT-SAVART.
Biot or Savart का law. Biot-Savart's law. There is no statement for Biot-Savart's law. There is no statement. It is an experimental law. तो इसके अंदर we have to articulate something ourselves. It is an experimental law. Experimental law used to determine क्या? Magnetic field intensity at any point. To determine magnetic field intensity. Magnetic field intensity at Any point. at any point. किसकी वजह से? Current carrying element की वजह से. बहुत बढ़िया. Due to a differential current carrying element. किसी छोटे से करंट के टुकड़े की वजह से. Due to a differential current carrying element. किसी छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमें हेल्प करता है Biot-Savart's law. So this is a statement. It is an experimental law used to determine magnetic field. Intensity को हटा दो. It may confuse you. Magnetic field at any point due to a differential current carrying element. ये keywords हैं इसके अंदर. Differential current carrying element ये जरूर लिखे आना है. At any point जरूर लिखे आना है. Determine magnetic field और experimental. So ये आपके statement में होनी चाहिए. Now they are asking us to write Biot-Savart's on the vector form. So let us do that. So let's say this is our wire. This is a current carrying wire. This is a current carrying wire. And current carrying wire के अंदर जो current है that is I. This is I. And यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे हमने एक छोटा सा एलिमेंट लेना है इस तरीके से. This is dl vector. मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट है कैपिटल P. तो इस कैपिटल P पॉइंट पर इस छोटे से टुकड़े की वजह से इस छोटे से टुकड़े में कितना करंट है? आई है. ठीक है, इसके अंदर आई करंट है. तो इस छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए ये वाला लॉ है. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप एक वेक्टर बनाएंगे which will call as r vector, and the angle between these two vectors is theta. This is theta. So what is theta? Theta is the angle between dl vector and r vector. अब इनकी जो ऑब्जर्वेशन थी वो क्या थी? ऑब्जर्वेशन ये थी इनकी कि इस पॉइंट पे ये जो पॉइंट P है यहाँ पर इस छोटे से एलिमेंट की वजह से छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड होगी. सो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P is directly proportional to current. Yes, this is the first observation. The second observation is small magnetic field at point P is directly proportional to the cross product dl of cross r vector. Absolutely. इनका क्रॉस प्रोडक्ट के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. एंड थर्ड ऑब्जर्वेशन इज inversely proportional 1 to upon r cube. 1 upon r cube. सो ये सब इट इज हाई टाइम कि आप लोगों को ये सब याद होना चाहिए. आई कैन सी दैट फ्यू ऑफ यू नो इट. सो इफ यू combining 1, 2 and 3, if you combine these observations, we'll write the small magnetic field at point P is directly proportional to I bracket dl vector cross r vector upon r cube. Now what do we need? Proportionality constant क्या आता है यहाँ पे? mu naught upon u 4 naught I upon 4 pi. Proportionality constant is mu naught upon 4 pi, and then we will just suffix that I dl vector cross r vector upon r. upon r cube. ये हमने almost 8 महीने पहले पढ़ा था. So it's been a while. So this is the Biot-Savart's law in vector form. This is Biot-Savart's law in vector form. हम जानते हैं कि dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर कितना होता है? ये रहेगा dl EL r sin theta. r sin theta n cap, because cross product is a vector quantity. So if you take the magnitude of dl vector cross r vector, we'll get dl r sin theta, because n cap is a unit vector, so its magnitude is 1. So let us write that. Therefore dbp magnitude will be equal to mu naught I upon 4 pi dl into r into sin theta upon r cube. कुछ कट रहा है?
और तो dBp का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है इज गोइंग टू बी म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई dl sin theta upon r square. So this is a scalar version of Biot-Savart's law. Biot-Savart's law का ये स्केलर वर्जन है और ये बड़ा यूजफुल है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. What is theta here? Theta is the angle between DL vector DL and R vector. So अच्छा हो गया कि हमको रिकॉल हो गया. आगे बढ़ते हैं. बी पार्ट में बोल रहा है यूजिंग Biot-Savart's law obtain the expression for magnetic field. ठीक है. ड्यू टू सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r. एक सर्कुलर कॉइल है, रेडियस r है उसके अंदर करंट है कैपिटल I और उस कॉइल के एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, लो इधर बड़ा वाला डेरिवेशन है, डिस्टेंट x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल. उस कॉइल के सेंटर से x डिस्टेंस पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. दिस इज सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r. ठीक है, लेट्स डू इट. बी पार्ट. सो हमको दे रखा है कि करंट कितना है कॉइल के अंदर, कैपिटल I. रेडियस कितना है कॉइल का, स्मॉल r. एंड हमको निकालना है डिस्टेंस x पे. सो जो एक्सियल डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल x. हमको निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी. लेट्स से पॉइंट P है वो, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है हमको. सो हाउ डू वी गो अबाउट इट. यहाँ पर करने के लिए लेट्स से दिस इज द कॉइल और ये जो कॉइल है ये इस तरीके से है. ये जो मैं बना रहा हूँ डैश्ड वाला पोर्शन, दिस इज ऑन द बैक साइड, दिस इज द फ्रंट साइड. दिस इज द फ्रंट साइड जो आपको दिख रहा है एकदम डार्क बोल्ड में, एंड दैट इज द रियर साइड, पीछे वाली साइड है, दैट इज द बैक साइड, रियर साइड. एंड इसके अंदर करंट घुमा देते हैं इस तरीके से. करंट है इसके अंदर कैपिटल I एंड इसका जो रेडियस है दैट इज स्मॉल r. दिस इज स्मॉल r रेडियस. एंड दिस इज द एक्सिस, दिस इज द एक्सिस ऑफ the coil, and on the axis there is a point P. Let's say this is point P, which is at a distance of x from the coil's center. Let's say center is O, and you have to find the magnetic field at point P. आप लोगों को समझ में आ रहा है कुछ? Yes sir. ठीक है, क्या निकालना क्या है? मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P. तो हमारा को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आई होप आप लोगों को याद होगा. U naught I R square upon 2 R square plus X square by 2. Very nice. Mu naught I R square upon 2 bracket R square plus X square to the power 3 by 2. This is the final answer, and this is the magnetic field at point P. So this is the final answer. और हमारे वाले केस में क्योंकि हमने करंट ऐसे दिखाया है, तो अगर हम अपना राइट हैंड यूज करेंगे, राइट हैंड को घुमाएंगे, राइट हैंड के फिंगर्स को घुमाएंगे करंट की डायरेक्शन में, तो अंगूठा जो है इस तरफ पॉइंट करेगा, इस तरफ. I cap for our situation. So you have to use your right hand and you have to curl the fingers of your right hand in the direction of current. तो अंगूठा पॉइंट करेगा आपका राइट साइड में. So that is the direction of magnetic field. तो निकालना है इसको थोड़ा सा करते हैं ट्राई. तो यहाँ पर basically what we do is we take one point A over here, we take one point B over at the bottom. A पॉइंट पे हमने एक छोटा सा ले लिया एलिमेंट DL वेक्टर, और B पॉइंट पे भी हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया जो कि अंदर की तरफ जा रहा है DL वेक्टर. एंड जो कैपिटल A पॉइंट है, उस कैपिटल A पॉइंट की वजह से, मतलब उस ये जो छोटा सा DL वेक्टर है, इसकी वजह से हम इस पॉइंट पर निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ पर मान लेते हैं कि इसकी जो